हेलो, दिस इज़ अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। हमारी एक पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम यूट्यूब पर अपने एमसीक्यू जो हमारे यूजीसी नेट वाला एग्ज़ाम है, पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम होना है, जो कि जिसमें पॉलिटिकल साइंस बेस पर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज़ है यूट्यूब पर हमारी इसकी आ रही है। बाकी जो मेन कोर्स है हमारा, मैंने आपको बताया हुआ भी है पहले भी, मैं आज भी आपको शो कर देता हूँ कि देखो हमारी वेबसाइट है samvardhaninstitute.com। वहाँ पर फर्स्ट वाला जो ये लिंक है, यहाँ पर आप हमारे कोर्स सेक्शन में जाओगे तो हमारा ये पॉलिटिकल साइंस का कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर मॉड्यूल्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत और विचार और तुलनात्मक राजनीति। इसमें आप एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो आपको कवर करते हैं सारे आपके एग्जाम्स को, जो कि आपका नेट हो गया, पीजीटी, जीआईसी, जो आगे आप इसकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है गाइज, यूट्यूब पर हमने अपनी पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज चलाई हुई है, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या आगे को चीज़ें रहती। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में हालांकि मैं अपनी एप्लीकेशन वेबसाइट सारी डिटेल्स में ऑलरेडी दे दूंगा। बाकी एक और मैं आपको अपना वेबसाइट पेज प्रोवाइड करवाऊंगा, जहां पर क्या है कि ये जो 996 यहाँ पर प्राइस शो हो रहा है आपके सामने, वहाँ पर ये बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आप लोग हमारी वीडियो कोर्स से अगर इनरोल करना चाहते हो। ठीक है गाइस, चलिए वापस आते हैं अपनी सीरीज़ पर। मैं बाकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा। वो मैं आपको फुल स्क्रीन पर शो भी करता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, इसमें ना आपको गाइज 4 ऑप्शन दे देगा कि यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित करा। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन सन के दे देगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कह देगा कि 1948 या फिर 1949, इस तरीके से ना 4 ऑप्शन वो आपके सामने शो कर देगा, 1949 ऐसे करके। ठीक है गाइज, हाँ इस तरह से 4 ऑप्शन आपके सामने शो कर देगा वो, कोई एक आपको टिक करना है। देखो क्या हुआ कि राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में किसकी बात चल रही है, 1948 की बात चल रही है, विश्व के जो प्रमुख राजनीति शास्त्री हैं उनका सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, समूह और लोकमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जो है इसमें शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। तो ये जो क्षेत्र था राजनीति सिद्धांत का, कब निर्धारित किया गया, 1948 में निर्धारित किया गया। और क्या क्या शामिल किया गया इसमें, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ अगर आप कहते तो। सिद्धांत इसमें निर्धारित किया गया गाइस, ठीक है, और इसमें संस्थाएं निर्धारित की गई, दूसरा इसमें दल निर्धारित किए गए, और इसमें निर्धारित किया गया लोकमत और आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है यहाँ पर। ऐसे अगला क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र के पिता कौन है या किसे माना जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या हुआ है कि अरस्तु को इसमें जो है राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करके उसे एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का रूप प्रदान किया। ठीक है, अरस्तु ने इस महान कार्य से पहले राजनीति का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता। ठीक है, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की उपाधि दी है। किसको दी है, राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की उपाधि। ये देखो, ये ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन आता है कि मैं इसको इरेज करता चलता हूँ ना हैंड टू हैंड, ताकि ज़्यादा आपको लिए वो ना हो, मतलब कंफ्यूजन ना हो जाए इसमें ना, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार की स्टडी की जाती है, यानी कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा जो है किस विचारक ने दी है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आपसे बोलेगा कि एक कथन दे देगा आपको, मान लो कह दिया कि गार्नर ने दी, या आपसे कह देगा कि सीले ने दी है। इस तरीके से आपको ना 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा गेरिल ने दी या गिलक्राइस्ट ने दी। तो इसका जो मेन उत्तर है, ठीक है, वो है गिलक्राइस्ट। ध्यान रखना ये वाली चीज़, मेन उत्तर क्या है इसका,
गिल क्राइस्ट ने दी है, बाकी ये दोनों ऑप्शन हमारे जो हैं गलत है। ठीक है, मेन उत्तर क्या है, गिल क्राइस्ट। सबसे पहले अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना, हमने डिस्कस किया था कि राजनीति शास्त्र का पिता किसे माना जाता है, अरस्तु को। तो अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्य और सरकार की स्टडी की जाती है। ये परिभाषा जो दी गई है ना, ठीक है, कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य या सरकार का अध्ययन क्या होता है, परिभाषा जो है गिल क्राइस्ट की है। ये ध्यान रखना है आप यहाँ पे, ये वाली चीज। ठीक है गाइस, चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, ये कथन किसका है। तो देखो यहाँ पर भी चार ऑप्शन दे सकता है आपको, बोल सकता है कि लीकॉक का है, गिल क्राइस्ट का है, गार्नर का है, या लास्की का है। तो इसमें जो हमारा मेन उत्तर रहेगा हमारा गार्नर। ठीक है, देखो राजनीति को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है आपका सैद्धांतिक, ठीक है, ध्यान भी रखना है यहाँ पर ना चीजें, ये एक होता है आपका सैद्धांतिक और एक होता है आपका व्यवहारिक। ठीक है गाइस, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। और सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत क्या होता है, सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना। ठीक है, सरकार, कानून निर्माण की संकल्पना और राज्य का सिद्धांत जो है सैद्धांतिक में आते हैं। ऐसे ही व्यवहारिक के अंतर्गत क्या आता है कि सरकार की जो वर्तमान कार्य प्रणाली है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, वर्तमान कार्य प्रणाली। इसी के तहत क्या हुआ, गार्नर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत जो है कैसे होता है, राज्य से होता है। इसको भी रेस कर देते हैं बाकी चीजों को ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये ध्यान रखना, ये जो सीरीज चल रही है हमारी, क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर जाएंगे हम धीरे धीरे करके, और ये आपको याद भी होते रहेंगे और चीज़ें जो है समझ में आने लग जाएंगी। इसके साथ जो मैं हिस्ट्री आपको बता के चल रहा हूँ ना, उससे और आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का कौन सा लक्षण नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर, कौन सा लक्षण नहीं होता है, कौन कौन सा लक्षण हो सकते हैं इसमें और कौन सा नहीं हो सकता। देखो राजनीति शास्त्र में ना काल्पनिकता हो सकती है, राजनीति शास्त्र में काल्पनिकता हो सकती है, दार्शनिकता पर बल हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स की स्टडी पर फोर्स करना, यानी कि तथ्यों के अध्ययन पर बल करना, ये इसका एक लक्षण नहीं है। क्यों, क्योंकि राजनीति के विज्ञान में या राजनीति विज्ञान की स्टडी को करते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जा सकता है। ठीक है, काल्पनिकता और दार्शनिकता पर बल जो है ना परंपरागत राजनीति विज्ञान के लक्षण है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के लक्षण है। ऐसे अगला क्वेश्चन है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। ठीक है, यह कथन किसका है। देखो एक विचारक हुए हैं जिनका नाम है सीले। ठीक है, सीले ये बताने का प्रयास करते हैं कि इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, कौन कहते हैं ये वाली बात, सीले ये बताते हैं कि इतिहास और राजनीति विज्ञान एक दूसरे के अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक है। इसी के क्रम में इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है, तो राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। ये मुख्य कथन जो है सीले का है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि समुच्च राजनीति या समूचे राजनीति के विषय क्षेत्र को परिभाषित कौन करता है। ठीक है, कौन कौन से इसमें हो सकते हैं। देखो इसमें ना आपके हो सकते हैं, राज्य हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका हो सकता है सरकार, और आपका इसमें आ सकता है निर्णय निर्माण। ठीक है, निर्णय निर्माण, और इसका आपका, और इसमें आ सकता है आपका राजनीतिक दल। ये चीज़ें ध्यान देना, राजनीतिक दल। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है। देखो एक विचारक हुए हैं जिनका नाम है अनुदारवाद का जनक उनको कहा जाता है बेकन। ठीक है, बेकन जो है ये किससे संबंधित है, अनुदारवाद से। ये भी चीज़ें ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये जो मैं बता के चल रहा हूँ आपको कि बेकन जो है अनुदारवादी हैं या अनुदारवाद के जनक इनको कहा जाता है। बेकन महोदय का कथन है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। ये कथन मुख्य तौर पर बेकन का है। ठीक है गाइस, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो
आगे बढ़ते हैं हम। ये कहते हैं कि कैटलिन के अकॉर्डिंग राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। ठीक है, कैटलिन जो है ना, कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। ये जो है हमेशा पावर की बात करते हैं। ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है ना शक्ति का विज्ञान है, पावर है। कैटलिन एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया था, और इन्हीं के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, पावर। ठीक है, शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें, बाकी चीज़ों को यहाँ पर रेज कर देते हैं आपको ये। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अब इसमें। देखो यहाँ पर ना ये अंग्रेजी नहीं है, ये यहाँ पर इसको आप ठीक कर लो, ये आंग्ल भाषी है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिस टाइप हो गया था, आंग्ल भाषी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। ये कथन किसका है? देखो एक वो हुए हैं फ्रांसीसी इतिहास के प्रोफेसर थे कावन। ठीक है, इन्होंने फ्रांसीसी इतिहास का फ्रांसवा फर्टो के साथ मिलकर फ्रांसीसी क्रांति के शास्त्रीय उदारवाद दृष्टिकोण की वकालत की। और अल्फ्रेड काबन जो है, आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, इनका नाम है पूरा अल्फ्रेड काबन। इन्हीं का ये कथन है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। ठीक है, काबन जो है फ्रांसीसी इतिहासकार के प्रोफेसर थे। ठीक है, प्रोफेसर थे फ्रांसीसी इतिहासकार के, और इन्होंने प्रमुख फ्रांसीसी इतिहासकार हुए हैं एक फ्रांसवा फर्टो। ठीक है, इनके साथ मिलकर फ्रांसीसी क्रांति की शास्त्रीय उदारवादी दृष्टिकोण की वकालत की थी। ये बात यहाँ पर जो है ध्यान रखने वाली है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली की बुक के बारे में पूछ लिया गया है, यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है कि मैकियावेली की कौन सी बुक है और कौन सी नहीं है। ठीक है, मैकियावेली की कौन सी बुक है और कौन सी नहीं है। देखो मैकियावेली की बुक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक बुक है जिसका नाम है द प्रिंस, ये आप याद कर लो। द प्रिंस किसकी रचना है? ये मैकियावेली की है। एक है इसका नाम है द डिस्कोर्सेस। ठीक है, ये मैकियावेली की रचना है। एक मैकियावेली की रचना है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, ये मैकियावेली की रचना है द आर्ट ऑफ बर्थ। और ये एक बुक है हॉब्स की। ठीक है गाइस, एक बुक है हॉब्स की जिसका नाम है बेहेमोथ। बेमोथ नहीं है, बेहेमोथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और मैकियावेली की द प्रिंस, द डिस्कोर्स, द आर्ट ऑफ वॉर, ये किसकी है? मैकियावेली की है। हॉब्स की कौन सी है? बेहेमोथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कई बार ना एक बात और ध्यान रखना आप, कई बार ना क्वेश्चन ना मिलान करने वाले बन जाते हैं। जैसे मिलान करने वाले कैसे बन जाएंगे? इस तरह से पूछ लेगा कि H.J. लास्की, जैसे लास्की हैं, इनकी क्या है ये इनकी ना बुक के बारे में पूछ लेगा कौन सी बुक है। तो इनकी बुक है एक लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, ये आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। इनका नाम है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, ये आप नोट कर सकते हो। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोस्का। ठीक है गाइस, मोस्का की बुक है जिसका नाम है द रूलिंग क्लास, द रूलिंग क्लास। ठीक है, ये चीज़ें ना आप नोट कर सकते हो। ऐसे एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है मैक्सी। ठीक है, मैक्सी की बुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल फिलॉसफीज, पॉलिटिकल फिलॉसफीज। ठीक है गाइस, ऐसे एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है R.A. डहल, आप ऐसे नोट कर सकते हो R.A. डहल। ठीक है गाइस, इनकी बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। ये याद रखने वाली चीज़ है, कई बार नेट के एग्जाम में पूछ लेता है ये, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, ये नोट कर लो इसको। मैं इसको रेज कर देता हूँ, आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट किसकी है? लास्की की है। चलिए एक क्वेश्चन है जिसका नाम है पावर एलीट नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, किसके लेखक? पावर एलीट नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दे देगा इसमें, जैसे जेम्स बर्नहम, हेराल्ड लासवेल, गैब्रियल आमंड, या आपका सी राइट मिल्स। जो इसमें राइट आंसर है आपका वो है गैब्रियल आमंड। ठीक है, ये जो है पावर एलीट नामक ग्रंथ के लेखक हैं।
ठीक है गाइस। आगे क्वेश्चन है, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? ठीक है, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, इनका नाम है गुन्नार मेडल। देखो एक ना स्वीडिश अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है गुन्नार मेडल, इस तरीके से आप नोट कर सकते हो इसको। और इनका जो टाइम पीरियड रहा है गाइस 1898 से लेकर के 1987 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, इन्हें जो है ना 1974 में क्या मिला है, 1974 में इनको, बात चल रही है किसकी, गुन्नार मेडल की, इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है गाइस, क्या मिला है इनको, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का। ये देखो आप, एक सेकेंड। तो इसी क्रम में अगर हम इसको जाने कि बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है, इनका पूरा नाम है गुन्नार मेडल। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि द मॉडर्न स्टेट के रचयिता कौन है? ऐसे ही मॉडर्न स्टेट के रचयिता हुए हैं आपके मैकाइवर। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मॉडर्न स्टेट के रचयिता हुए हैं जिनका पूरा नाम है मैकाइवर। ठीक है गाइज, मैकाइवर हुए हैं और मॉडर्न स्टेट लिखी गई थी 1926 में, ये भी आप नोट कर लो। इसके रचयिता है मैकाइवर। इनकी अन्य भी बुक है जिसका नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आप नोट कर लो। एग्जाम में तो भैया कुछ भी पूछ सकता है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा और कौन सी बुक है इनकी, एक का नाम है सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी इस तरीके से है कुछ, एनालिसिस किसकी है ये, मैकाइवर की है। नोट कर लो ये वाली चीज़, सब याद करने वाली है, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ सब ये याद करने वाला है। लिखवा क्या, एक सीरीज में प्रैक्टिस करा रहा हूँ काफ़ी क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक बुक, ठीक है, शीर्षक से लिखी एक बुक है, वो किसकी है, कॉल पॉपर की है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, कॉल पॉपर की है गाइस ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें इनका ऑप्शन है पॉल ब्रॉस द्वारा। ठीक है, पॉल ब्रॉस ये इनका पूरा नाम है। ठीक है गाइस, 1990 में ये बुक जो है लिखी गई थी। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में है अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में है। ये बुक किसने लिखी? ये लिखी J.H. हैलेट ने। ये ध्यान रखना आप, J.H. हैलेट ने ये बुक लिखी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये J.H. हैलेट और क्लेरेंस गिलबर्ट हॉग हैं इसके लेखक, जिसका प्रकाशन हुआ 1926 में। इसमें अन्य लेखकों ने भी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें फेडरिक हो गए, जॉन एच हम्फ्रीज हो गए, कैथलीन हो गए, एल बार्बर हो गए, कॉमन्स हो गए, चार्ल्स और बाक्लेव हो गए। ठीक है गाइस, इस तरह से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यही राजनीति का विषय है। तो देखो लास्वेल ने क्या काम किया, लास्वेल ने पावर का समर्थन किया, लास्वेल ने शक्ति राजनीति का क्या किया, समर्थन किया। इनकी बुक है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, 1936 में लिखी गई हैं। इसके अलावा इसमें ये स्पष्ट किया है इन्होंने कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय है कौन क्या कब तथा कैसे, ये मुख्य बात थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में किसका योगदान रहा है? ध्यान रखना, तुलनात्मक राजनीति के विकास में हेराल्ड लास्की का विशेष योगदान रहा है। हेराल्ड लास्की का गाइस विशेष योगदान था। ठीक है, और ऐसे ही हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डेविड ईस्टन के अनुसार कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं? तो कौन कौन सी होती हैं गाइस?
सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड इसके अंतर्गत होते हैं, क्योंकि डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में अत्यधिक मांगों को रोकने के लिए नियामकीय तंत्रों को आवश्यक माना गया जो मांगों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, किसको कंट्रोल करते हैं? मांग को कंट्रोल करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आगे हम इन क्वेश्चंस को और डिटेल एनालिसिस करेंगे और अपना लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है गाइज, इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो डेली। मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, और मतलब कंटिन्यू करके रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर दिया ऑलरेडी। और हमारी लेक्चर्स जो हैं, लेक्चर्स हमारे कंटिन्यू हो रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पर, वेबसाइट्स पर। वहाँ पर आप इन चीज़ों को और अच्छे से देख सकते हो, हमारे क्लासेस में एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं सारा लिंक दे रहा हूँ, सभी चीज़ों को अच्छे से आप कवर कर सकते हो। चलिए, पढ़ते रहिए आप इस तरीके से, हम अपनी ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।